नावल मोहब्बत से खुदा तक का सफ़र, तहरीर महविश सिद्दीक, किस्त नंबर 20। आप अपने बाल समेट कर नहीं रख सकती, जब देखो खुले छोड़े होते हैं। समेटें इनको, कुफ़त हो रही है मुझे इन्हें देखकर। अज़लान के इस सर्द लहजे और तपिश से भरी निगाहों की सख्ती ने ज़ैनी के मासूम दिल को अंदर तक तोड़कर छोटी छोटी किरचियों में बिखेर दिया था। अपने रुखसारों पर बहते मतवातर आंसुओं को साफ करते हुए ज़ैनी की हथेली तकरीबन पूरी तरह भीग गई थी। अब वो अपनी टेक छोड़े जल्दी से अपने बालों को समेटने की कोशिश में जुट गई। तभी इसको अपनी समातों में प्रीशे की इश्तियाक से भरपूर आवाज़ गूंजती महसूस हुई। ज़ैनी, मुझे तुम्हारे ये सिल्की बाल बहुत ज़्यादा पसंद है। देखो माशाल्लाह कितने घने और लंबे भी हैं, और सबसे बड़ी बात ये तुम पर जचते भी बहुत हैं। प्रीशे ने ज़ैनी के बालों को हेयर ब्रश करते देखा तो सोफ़े से उठकर फ़ौरन इसके पास आती खुले दिल से इसके बालों की तारीफ़ करने लगी, जिस पर ज़ैनी बिसाख्ता खिलखिला कर हंस दी। हाँ, अभी कुछ ही देर में मैं यही बात तुमसे कहने वाली थी प्रीशे। मुझे अपने इन सिल्की बालों की बजाय तुम्हारे जैसे घुंघरियाले बाल बहुत ज़्यादा पसंद है। जब इसकी स्प्रिंग जैसी लटें ऊंची पोनी के आसपास से निकलती हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। प्रीशा सुबह से ही कंबाइंड स्टडी के लिए ज़ैनी के घर आई थी। अब शाम के 4 बजे के करीब ज़ैनी को इसे इसके घर ड्रॉप करना था, इसलिए वो बातों में हिस्सा लेने के साथ साथ अपने हाथों को भी तेज़ी से चला रही थी। ज़ैनी इन बातों को याद करते हुए गहरा सांस भरकर उदासी से मुस्कुरा दी। इसकी धीमी मुस्कुराहट में भी इस वक्त बेपनाह दर्द और कुर्ब अज़ियत की सूरत में लहराता महसूस हो रहा था। कुछ ही देर बाद ज़ैनी ने बालों का जूड़ा बनाकर इनको दुपट्टे से अच्छी तरह कवर कर लिया और फिर अपने बोझल कदमों से चलती हुई घर के अंदर आ गई, जहाँ नूरी आंटी भी इस वक्त किचन में अपना काम करने पहुंच चुकी थी। अज़लान फ्रेश होने के बाद अपने कपड़े तब्दील किए मुस्तैदी से खुद पर अपने मखसूस क्लोन का स्प्रे कर रहा था। इसकी दिल फ्रेब महक कमरे में चार सू फैल चुकी थी। बालों को जेल से सेट करने के बाद अभी वो अपनी कलाई में रिस्ट वॉच बांध ही रहा था कि इसे धीमी दस्तक के साथ दरवाज़ा नॉक करने की आवाज़ सुनाई दी। यस, अज़लान ने मसरूफ़ से अंदाज में अपने झुके सर के साथ शूज़ पहनते हुए जवाब दिया। अज़लान बेटे, आज आप एक्सरसाइज करने जिम नहीं गए, इसलिए मैंने सोचा जूस इधर कमरे में ले आती हूँ। ये ऑरेंज जूस मैं इधर रख देती हूँ। नूरी आंटी का अंदाज़ अपनायत से भरा हुआ लग रहा था। थैंक यू आंटी। अज़लान ने अपना झुका सर ऊपर नहीं उठाया बल्कि दूसरा शूज़ पहनने लगा। नूरी आंटी जूस का ग्लास सामने मौजूद ड्रेसिंग टेबल पर रखने के बाद धीरे से मुस्कुराकर वापस चली गईं। अज़लान को नूरी आंटी की एक्सरसाइज की बात पर अपनी रात की वहशत याद आ गई तो इसकी निगाह बेसाता अपने हाथों की उंगलियों पर गई, जो इस वक्त थोड़ी सूजन का शिकार लग रही थी। अज़लान गहरा सांस फिजा में खारिज करते हुए इनको एक नज़र देखने के बाद बेड से उठकर जूस का ग्लास अपने हाथ में उठा चुका था। तभी इसे फिर से दरवाज़ा नॉक करने की आवाज़ सुनाई दी। यस। जूस का एक सिप लेते ही अज़लान ने मुकाबल को कमरे के अंदर आने की इजाज़त दे दी। अज़लान सर, ये ऑइंटमेंट मैडम ने मुझे एक पेज पर लिख कर दी थी, अभी मैं लाया हूँ, तो उन्होंने कहा यह आपको दे दूँ। इशफाक को कमरे में आता देखकर अज़लान की आंखें एक पल के लिए गैर यकीनी कैफियत में घिर गई। ऑइंटमेंट मेरे लिए? अज़लान ने फ़ौरन जूस का ग्लास लबों से परे हटाकर वापस ड्रेसिंग टेबल पर रख दिया और फिर इशफाक के हाथ से ऑइंटमेंट पकड़ ली। इसका मतलब ज़ैनब मेरे हाथ के ज़ख्म देख चुकी हैं। अज़लान दिल ही दिल में खुद से मुखातब था। रुको इशफाक, यह ऑइंटमेंट अपनी मैडम को वापस दे दो और इनसे कहो मुझे नहीं चाहिए। अज़लान को ऑइंटमेंट देखकर ज़ैनी का जानबूझकर नज़रअंदाज करना शदीद गुस्से में मुब्तला कर गया था। खुद आने की बजाय इशफाक को कमरे में भेज दिया। अज़लान ने ऑइंटमेंट इशफाक को वापस थमा दिया और फिर इसके जाने के बाद ज़ेरे लब बड़बड़ाते हुए अज़हर संजीदा तासरात समेत बेड के सामने मौजूद काउच पर लैपटॉप लेकर बैठता अपना ऑफिस का कोई ज़रूरी काम करने लग गया। अज़लान बेटे, अज़लान अपने सख्ती से पेवस्त लबों के साथ लैपटॉप के कीपैड पर तेज़ी से अपनी उंगलियां चलाते टाइपिंग करने में मसरूफ़ था। तभी इसे फिर से दरवाज़ा नॉक होने की आवाज़ के साथ नूरी आंटी की नरमी से भरपूर शफ़क़त अमेज़ आवाज़ सुनाई दी। इसने बमुश्किल खुद के तने असाब पर काबू पाने के चक्कर में अपनी मुठ्ठियाँ सख्ती से आपस में भींचकर खुद को एक नई अजियत से दोचार किया। इजाज़त मिलने पर नूरी आंटी मुस्कुराते हुए दरवाज़ा पूरी तरह खोलती कमरे के अंदर आ गईं। बेटे, ये ऑइंटमेंट ज़ैनी बिटिया ने आपके लिए भेजी है। ऑइंटमेंट देखते ही अज़लान की आंखों में फिर से शदीद गुस्से की लहर एक डोरे की सूरत में लहराने लगी, मगर फिर नूरी आंटी की उम्र का लिहाज करके इसने बमुश्किल खुद के जज्बात पर काबू पाया। फिर नूरी आंटी को बगौर देखने लगा, जिनको ये तक नहीं पता था कि ये ऑइंटमेंट है किस चीज़ के लिए। वो तो बस ज़ैनब का पैगाम लेकर आई थी। आंटी, इनसे कह दें इसकी ज़रूरत नहीं है, अगर मुझे चाहिए होगी तो मैं खुद मंगवा लूँगा। अज़लान ने ये दो टोक जुमले बर्जस्ता कहने के बाद फ़ौरन अपनी निगाहें गोद में रखे लैपटॉप पर गाड़ दी। जाने क्यों ज़ैनी की ये बेरुखी अज़लान की बर्दाश्त से बाहर होती महसूस हो रही थी, इसलिए वो खुद के शरीदा जज्बात पर सख्ती से बंद बांधने के चक्कर में काउच की पुश से टेक लगाए अपनी आंखें सख्ती से मूंद गया।
अभी इसे आंखें मूंदे कुछ ही पल गुजरे थे कि इसे फिर से दरवाजे की हल्की खटपट की आवाज़ अपनी समातों में सुनाई दी। मैंने कहा ना, नहीं चाहिए मुझे इनकी हमदर्दी और ना ही ये ऑइंटमेंट, ले जाएं इसे वापस। कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ, मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। अजलान की सारी बर्दाश्त जवाब देगी, इसलिए अपनी बंद आंखों समेत अब की बार कदरे ऊंची आवाज़ में गोया हुआ, जिस पर हैंडल पकड़कर दरवाजे से अंदर आती जैनी एकदम डर के मारे सहमते हुए फ़ौरन अपनी आंखें सख्ती से बंद कर गई। अपने कमरे में किसी की मौजूदगी को महसूस करते अजलान ने अपनी बंद आंखों को एक झटके से खोलकर अपना रुख उधर मोड़ा तो जैनी को दरवाजे के बिल्कुल सामने पर खड़ा पाकर वो बेख्तियार खुजल सा होते हुए अपना निचला होंठ दांतों तले दबा गया। अपनी इस बेख्तियारी हरकत पर शर्मिंदा होते हुए से कुछ और ना सूझा तो अपना बायां हाथ आंखों पर फैलाते हुए अपना सर शर्म के मारे थोड़ा नीचे झुका गया। इसे अभी भी यही लगा था कि जैनी ने अब की बार फिर से किसी और मुलाजिम को कमरे में ऑइंटमेंट देकर भेजा, इसलिए वो खुद के गुस्से पर काबू न रख पाया। ये अपने हाथों पर लगा ले, नहीं तो स्किन इन्फेक्शन हो जाएगा। जैनी ने बमुश्किल खुद की मुंतशिर धड़कनों को संभाला दिया और फिर अजहद संजीदगी से भरपूर तासरात समेत कहने के बाद ऑइंटमेंट को अजलान के सामने मौजूद टेबल पर रखा, फिर अपने कदम आगे बढ़ाते हुए फ़ौरन कमरे से बाहर जाने लगी। अजलान की निगाहें बेहतियार इसके दुपट्टे से अच्छी तरह ढांपे सर पर जाकर एक पल के लिए थम सी गईं। आपको मेरी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, इसे वापस ले जाएं। अजलान ने जैनी की रोने के बाद सूजी हुई मुतवर्रम आंखें देखी तो बर्दाश्त ना कर सका, इसलिए कमरे से बाहर जाता देखकर फ़ौरन कॉज से उठा और फिर ऑइंटमेंट पकड़ाते हुए जैनी के रास्ते में हायल होकर इसे बाकायदा वापस जैनी की हथेली पर रख दिया। तभी जैनी की निगाहें एक बार फिर से अजलान के हाथों पर मौजूद जख्मों के निशानात पर जम कर रहेगी। अजलान का यह खुश्क सर्द रवैया देखकर जैनी फ़ौरन वहाँ से वापस जाना चाहती थी, मगर फिर ना चाहते हुए अपनी मोहब्बत और अजलान की फ़िक्र के आगे फ़ौरन घुटने टेक दिए। जैनी को अजहद खामोश पाकर अजलान इसके झुके सर को बगौर देखने के बाद गहरा सांस फिजा में खारिज करते हुए वापस काउच पर आकर लैपटॉप खोले खुद को अपने काम में मसरूफ़ ज़ाहिर करने की नाकाम कोशिश करने लगा। हालांकि इसकी चोर निगाहों का मरकज़ सिर्फ और सिर्फ जैनी की ही ज़ात थी। इसकी उंगलियां तेज़ी से कीपैड पर हरकत कर रही थीं। तभी इसे जैनी अपने से कुछ फासले पर काउच पर बैठती नजर आई। इस वक्त कमरे में जैनी की मौजूदगी इसके बचे कुछ हवासों पर बिजलियां गिराने का काम कर रही थी, इसलिए इसने खुद की मुंतशिर धड़कनों पर काबू पाने के लिए अपना सर मज़ीद नीचे झुकाते हुए पूरी तरह खुद को लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ मुतवज्जा कर लिया। तभी जैनी ने अपनी तमाम तर हिम्मत मुजतमा करते हुए इसके लैपटॉप पर हरकत करते हाथ को अपने नरम उदास हाथ में पकड़ लिया। जैनी की इस जसारत पर अजलान की आंखें एक पल के लिए हैरत के समुंदर में गोताजन होकर रह गईं, क्योंकि आज तक किसी सनफ नाजुक ने यहाँ इसके हाथों को इसकी मर्ज़ी के बगैर पकड़ने की जुर्रत नहीं की थी। वो खुद भी हमेशा सनफ नाजुक से एक महदूद फासले पर रहकर काम किया करता था, मगर आज अचानक जैनी का यूं इस तरह हक से इसका हाथ थामना जाने क्यों इसे खुशगवार हैरत में मुब्तला कर गया। वो अपनी धीमी मुस्कुराहट को ज़ेरे लब दबाते जैनी को झुके सर के साथ अपना काम करते हुए दिलचस्पी से भरपूर निगाहों से देखने में महव हो गया। जैनी के नरम मुलायम हाथ की मखरूती उंगलियां एक मरहम की तरह इसके ज़ख्मों को फ़रत भरा एहसास बख्श रही थीं। अजलान बिना पलके झपकाए इसे ही बेखुदी के आलम में देखे जा रहा था। जैनी की घनेरी लांबी पलके इसके सुर्ख आर्ज़ों पर अपनी झालर फहराए मसरूर कुन रक्स करने में मसरूफ़ अमल थी। अजलान इन कमज़ोर लम्हों की गिरफ्त में बुरी तरह जकड़ने के बायस इस वक्त यकसर भूल चुका था कि अभी थोड़ी देर पहले ही वो इसी ऑइंटमेंट को लगाने से कितनी बार मना कर चुका है। जैनी को अजलान की नज़रें खुद पर गड़ी महसूस हो रही थी, इसलिए इसके हाथ पांव बाकायदा कपकपाहट का शिकार हो रहे थे। दूसरा हाथ अजलान इसकी मखरूती उंगलियों को ही मबहूत निगाहों से देखे जा रहा था। तभी इसने जैनी की नरम आवाज़ पर बिना कुछ कहे मखानकी अंदाज में गोद में रखा लैपटॉप सामने मौजूद टेबल पर रखा और फिर अपना दूसरा हाथ जैनी के आगे बढ़ा दिया। जैनी जो कब से अपने आंसुओं को रोकने की नाकाम कोशिश कर रही थी, अब अजलान के हाथों के ज़ख्मों को निशानात देखकर खुद पर काबू न रख सकी। जाने क्यों इसके हाथों पर लगी चोट का दर्द अजलान से भी ज़्यादा जैनी को महसूस हो रहा था। बेहतियार इसकी आंख के किनारे से एक मोती टूटकर अजलान के हाथ की बिरौनी जिल्द पर आन गिरा। अपने हाथ पर इसका आंसू कतरे की सूरत में गिरते देखकर अजलान ने अपना झुका सर तेज़ी से ऊपर उठाया, फिर बेसाख्ता जैनी के चेहरे पर नज़र दौड़ाई, जो इस वक्त झुका होने के बायस अपने आंसुओं को नीचे गिरने से रोक नहीं पाया। अजलान का एक हाथ जैनी अपने हाथ में थामे अपने झुके सर के साथ दूसरे हाथ से ऑइंटमेंट लगा रही थी। अजलान ने बेख्तियार इस जज़ब के आलम में ज़ैनब की पलकों की बाढ़ पर रुके हुए आंसू को अपने हाथ से साफ करना चाहा, मगर जैनी अजलान के हाथ को अपने चेहरे की तरफ बढ़ते देखकर फ़ौरन काउच से उठी और फिर तेज़ कदमों से चलती भागने के अंदाज से कमरे से बाहर चली गई। हद दर्जा शौक के आलम में अजलान का उठा हुआ हाथ न जाने कितनी देर तक वहीं हवा में ही मुअल्लक रह गया। वो अपनी बेहतियारी में की गई हरकत पर जी भरकर शर्मिंदा हो गया। ऐसे लग रहा था जैसे इसकी सारी नज़रअंदाजियों का बदला जैनी ने एक ही झटके में ले लिया। इस वक्त अजलान को खुद से इतनी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी जैसे किसी ने भरी महफिल में इसके मुंह पर तमाचा मार दिया।
ज़ैनब तो कब की कमरे से बाहर जा चुकी थी, जबकि अजलान अभी तक अपने इसी हाथ को ही साकत निगाहों से देखे जा रहा था। कुछ ही देर बाद इसने लैपटॉप को उठाकर साइड टेबल की दराज में वापस रखा और फिर अपने स्पॉट चेहरे के साथ लंबे लंबे डग भरकर कॉरिडोर से गुजरता दाखिली दरवाजे के बिल्कुल करीब पहुंच गया। तभी अपने ताकुब से नूरी आंटी की शाइस्तगी से भरपूर आवाज़ सुनाई देने पर इसने अपने बढ़ते कदमों को बमुश्किल ब्रेक लगाई। अजलान बेटे, आपका नाश्ता। नूरी आंटी ने डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगाते हुए अजलान को मुखातब किया। नहीं आंटी, मुझे भूख नहीं है। अजलान ने अपना रुख मोड़े बिना अजद संजीदा लहजे में जवाब दिया और फिर फ़ौरन बाहर चला गया। नूरी आंटी के पास खड़ी जैनी की भीगी निगाहों ने अजलान का दूर तक पीछा किया, जब तक कि वो इसकी आंखों से पूरी तरह ओझल ना हो गया। जैनी ने अजलान को यूं ही नाश्ता किए बगैर घर से बाहर जाते देखा तो इसका अपना दिल भी खाने से पूरी तरह उचाट हो गया। इसलिए वो भी दिल ना करने का बहाना करती बिना कुछ खाए पिए वापस कमरे में चली गई। अजलान दूर से ही ड्राइवर को कार स्टार्ट करने का कहता खुद फ़ौरन पिछली सीट पर विराजमान हो गया। कार में बैठते इसकी आंखों के सामने जैनी की पलकों की बाढ़ पर रुका हुआ आंसू फिर से किसी अक्स की सूरत में लहराने लगा। अपने दिल की सजब हालत पर अजलान ने मुस्तरब अंदाज में अपने बालों को हाथों से पीछे सेट किया और फिर अपनी आंखों को सख्ती से मूंदे सीट की पुश से टेक लगा गया। हेलो, यस, टाइगर स्पीकिंग। ऑफिस नुमा कमरे में अचानक फ़ोन की तेज़ वैल की आवाज़ गूंजने के फ़ौरन बाद किसी की भारी भारोब आवाज़ कमरे की साकत फ़िज़ा में गूंजती महसूस होने लगी। टाइगर सर, आपके कहे मुताबिक हमने रात गए इस बार पर रेड करवाते इसमें मौजूद बहुत सी अहम शख्सियात को अरेस्ट करवा लिया और इन सब गिरफ्तार लोगों की लिस्ट में नासिर मलक का भतीजा शुएब मलक भी शामिल है। टाइगर पूरे इन्हमाक से मुकाबल की एक एक बात सुन रहा था। दैट्स वेरी गुड न्यूज़, व्हाट्स द मैटर नाउ। टाइगर ने रिवॉल्विंग चेयर की पुश से टेक लगाए गोया होने के साथ साथ टेबल पर मौजूद पेपर वेट को आहिस्तगी से घुमा दिया। ये खबर सुनने के बाद इसके संजीदा और बारोब लहजे में हल्की सरशारी भी शामिल हाल हो गई थी। टाइगर सर, नासिर मलक अपने भतीजे की गिरफ्तारी पर बुरी तरह तिलमिला रहा है और टाइगर को अब मुकाबल के लहजे में थोड़ी परेशानी की झलक महसूस हो रही थी। यही सब तो हमारा प्लान था। जावेद, तुम क्यों घबरा रहे हो? अभी तो कुछ अरसे तक यूं ही तिलमिलाने दो इसको। नासिर मलक के तिलमिलाने की बात सुनकर टाइगर को एक अजीब सा सुकून अपनी रगों पैर में सरायत करता महसूस हो रहा था। टाइगर सर, मेरी इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक इस गिरफ्तारी के फ़ौरन बाद नासिर मलक और कबीर पाशा दोनों इस मंजरनामे से कुछ देर के लिए रूपोश हो गए थे। जावेद का अंदाज अब पहले की निस्बत थोड़ा धीमा लग रहा था। मुझे लगता है इनके खुफिया ऑफिस में इन दोनों की कोई सीक्रेट मीटिंग हुई है। जावेद ने बिल आखिर अपनी तमाम तर हिम्मत मुजतमा करते हुए अपनी घबराहट की वजह टाइगर के गोश गुजार कर दी। खुफिया ऑफिस में कैसी मीटिंग? टाइगर ने अपनी चेयर से उठते ही अपने कान में लगे एयरपैड को हल्का सा दबाया और फिर अपने अजली पुरअतमाद अंदाज में पैंट की जेब में हाथ डाले एक अदा से खड़ा हो गया। इसकी जहानत से भरी निगाहें बेसाख्ता सामने दीवार पर लगी वॉल पेंटिंग पर सजे खूबसूरत रंगों को देखने में महव नज़र आ रही थी। टाइगर स्काई ब्लू ड्रेस शर्ट के साथ डार्क ब्लू जीन्स जेब तन की अपनी बारोब संजीदा मिजाज शख्सियत समेत मर्दाना वजाहत का एक खूबसूरत शाहकार लग रहा था। इसके बाहरी हाथ बात करने के साथ साथ बेख्तियार इसकी शर्ट के बाजुओं को कोनियों तक फोल्ड कर रहे थे। जी सर, नासिर मलक का कोई खुफिया ऑफिस है जिसमें सिर्फ कबीर पाशा को ही जाने की इजाज़त है। इसके अलावा किसी और वर्कर को इस ऑफिस के बारे में कोई ख़ास इल्म नहीं है। मैंने भी ये बात पोर्च में खड़ी कार के पीछे छुपकर कबीर पाशा के मुंह से सुनी थी। गालबन वो इस वक्त फ़ोन पर नासिर मलक से ही गुफ्तगू कर रहा था, जिसमें वो इसे जल्द अज जल्द अपने खुफिया ऑफिस में मीटिंग के लिए बुला रहा था। बात करते हुए जावेद के चेहरे के तासरात में अजीब सी सर्द मैरी महसूस हो रही थी। मेरा पीछा करने के बावजूद वो न जाने कितनी ही टैक्सियां बदल बदल कर बंद रास्तों से होता हुआ किसी गली के अंदरूनी हिस्से में चला गया। बस इसी वजह से मैं इसे ट्रेस नहीं कर पाया। जावेद उस दिन लाख कोशिशों के बावजूद इसकी लोकेशन ट्रेस नहीं कर पाया था। डोंट वरी जावेद, इस एरिए का भी पता चल गया ना, वही काफ़ी है। बाकी का प्लान मैं तुम्हें शाम को बताऊंगा। और रही बात इस शुएब मलक की, मैंने खुद जानबूझकर इसको थोड़ी देर के लिए मंजरनामे से हटाया ताकि वो हमारे प्लान के अमल दरामद में कोई रुकावट ना बन सके। टाइगर ने अपने अजली पुरअतमाद अंदाज में गोयाते हुए जावेद को टेंशन फ्री कर दिया था। जावेद को अपने टाइगर सर का यही कॉन्फिडेंट अंदाज बहुत ज़्यादा पसंद था। इनका बनाया हर प्लान दुश्मन को चारों खाने चित करते हुए शिकस्त फाश से दोचार कर दिया करता था। जावेद को हमेशा अपनी हर बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम का टाइगर के पास से एक आसान सोल्यूशन मिल जाता था। सर, एक और बात करनी थी आपसे। जावेद एक पल के लिए अपनी ज़ुबान को दांतों तले दबाकर टाइगर को हिचकिचाने के अंदाज में मुखातब कर गया। हाँ जावेद, बोलो। टाइगर ने फ़ोन बंद करने के लिए अपना हाथ ऊपर बढ़ाया ही था कि इसे फिर से जावेद की आवाज़ अपनी समातों में सुनाई दी। टाइगर सर, मेरे ख्याल से नासिर मलक को मुझ पर शक हो गया क्योंकि इसके भतीजे ने छापे के दौरान मदद के लिए सबसे पहले मुझे ही कॉल की थी, मगर मैं जानबूझकर ट्रैफिक जाम का बहाना करते
वहाँ लेट पहुँचा जब तक वो अरेस्ट ना हो गया। यही बात इसके भतीजे ने अपने चाचा नासिर मलिक को बता दी होगी। मुझे लगता है उनकी ये खुफिया मीटिंग भी इसी सिलसिले में ही हुई होगी। जावेद ने अपने दिल में घर करता खदशा टाइगर के गोश गुजार कर दिया, जिस पर टाइगर के चेहरे पर भी एक पल के लिए गहरी सोचों के अंबार लहराते नजर आने लगे। जावेद, तुम किसी तरह इनके खुफिया ऑफिस की एग्जैक्ट लोकेशन ट्रेस करो और फिर मुझे रिपोर्ट दो। बाकी का सारा प्लान इसी रिपोर्ट को मद्देनज़र रखते हुए बनाएंगे इंशाल्लाह। टाइगर ने जावेद को लोकेशन ट्रेस करने का प्लान भी रसान से समझा दिया। अब जावेद को बस इस प्लान पर पूरी तवज्जो के साथ अमल दरामद करना बाकी था। जी सर। जावेद ने पूरा प्लान सुनने के बाद फ़ौरन इस बात में सर हिलाकर अलविदाई कलमात अदा किया और फिर अपना फ़ोन सामने मौजूद टेबल पर रख दिया। टाइगर से बात करने के बाद इसके चेहरे पर भी हल्की तमानियत की खूबसूरत लहर दौड़ती महसूस होने लगी थी, जबकि टाइगर खिड़की का पट खोले इसके बिल्कुल सामने खड़ा पुरसोच अंदाज में बाई के मनाजर देखने लगा, क्योंकि अब इसे अपना दरीना प्लान पूरा करने के लिए कोई ऐसा ठोस लाएअमल बनाना था जिसके ज़रिए वो अपना बदला पूरा करने के साथ साथ मुखालफ को भी शिकस्त फाश की अंदोहनाक अजियत से दोचार कर सके। और ये आने वाला वक्त इनकी ज़िंदगियों में क्या नया बम फोड़ने वाला, इस बात का अंदाज़ा इनमें से किसी एक को भी नहीं था। कॉलेज की सीढ़ियों पर बैठी लड़की चंद किताबें अपनी गोद में रखे मसरूफ़ से अंदाज में मोबाइल की स्क्रीन को बेमतलब ऊपर नीचे कर रही थी। तभी अचानक स्क्रीन पर नजर आती एक तस्वीर को देखते इसके चेहरे पर नागवारी से भरपूर तासुरात ने अपनी जगह बना ली। अब वो इर्द गिर्द से बेनियाजी से देखते हुए बुरे बुरे मुंह बना रही थी। काफ़ी देर तक इस तस्वीर को सख्त निगाहों से घूरते रहने के बाद इसने अपनी आंखों पर लगे बड़े फ्रेम के ग्लासेस को थोड़ा ऊपर नीचे किया और फिर मोबाइल का बटन प्रेस करके इसको बंद कर दिया। या अल्लाह, कितना बोर हो रही हूँ मैं। इस लड़की ने बेजार तासुरात समेत अपनी गोद में रखी किताब को एक साइड पर मौजूद बैग में रखा और फिर गहरा सांस फिजा में खारिज करते हुए अतराफ में मुतलाशी निगाहें घुमाती ज़ेरे लब बड़बड़ाने लगी। इसी कॉलेज में पढ़कर गई हूँ। यहाँ के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ होने की बिना पर ही जेडी सर ने इतना अहम केस मुझे सौंपा और इस जावियार के बच्चे ने एक लड़के की तस्वीर सेंड करके अपना फ़ोन बंद करके रखा हुआ। इंस्पेक्टर मारिया नफ़ी में सर झटककर जावियार के बारे में सोचते हुए गुस्से से बड़बड़ा रही थी। यहाँ किसी को ये तस्वीर दिखाकर पूछ भी नहीं सकती। उन्होंने झट से ये सोचना इस लड़की का ज़रूर इस शोभी के साथ कोई चक्कर वक्कर चल रहा है, इसलिए इस फ़ोन में इसकी तस्वीर लिए घूम फिर रही है। इंस्पेक्टर मारिया के अंदाज में झुंझलाहट नुमायाँ लग रही थी। हेलो। हया के साथ साथ इत्तेफाक से ज़रार और रोशान भी कॉलेज नहीं आए थे, इसलिए मरियम अकेली बोर होते हुए इधर लॉन में मौजूद बेंच पर आ बैठी। तभी से कुछ ही फासले पर बैठी दो पौनी वाली लड़की अपने बेजार तासरात समेत कुछ यूनिक सी लगी, इसलिए वो अपना बैग संभालती इसी के पास आकर बैठ गई। न्यू एडमिशन? मरियम ने इस लड़की से मुसाफे के बाद आहिस्तगी से मुस्कुराते हुए सवालिया अंदाज अपनाया। जी। इंस्पेक्टर मारिया खुद को काफ़ी पुरअतमाद समझती थी, मगर अब अचानक किसी लड़की को अपनी तरफ मुतवज्जा देखकर एक पल के लिए गड़बड़ा सी गई, मगर फिर बहुत जल्द खुद के असाब पर काबू पाती सामने वाली लड़की के साथ हल्की फुल्की बातों में हिस्सा लेने लगी। कहीं आप भी बाकी सब सीनियर स्टूडेंट की तरह यहाँ सिर्फ मेरा मजाक उड़ाने तो नहीं आई? इंस्पेक्टर मारिया रस्मी तारुफ के बाद अपने झुके सर के साथ भरपूर एक्टिंग का मुजाहरा करते हुए मरियम से इस तफसारिया लहजे में गोया होने लगी। मारिया की इन सवालिया निगाहों पर मरियम एक पल के लिए तो खामोशी इख्तियार कर गई, मगर फिर अपने गोद में रखा बैग सीढ़ियों पर रखने के बाद अज़र संजीदगी से भरपूर तासरात समेत गोया होने लगी। लिसन मारिया, मैं नहीं जानती कि इसने आपके साथ कैसे बिहेव किया, लेकिन अगर किसी सीनियर स्टूडेंट में से किसी ने आपके साथ बुरा सलूक किया है तो इसने सरासर गलत काम किया है। मरियम के पूरे एतमाद अंदाज पर मारिया भी एक पल के लिए धीरे से मुस्कुरा दी। और वैसे भी मेरा मानना तो ये है कि अच्छा इखलाक ही इंसान की अंदरूनी शख्सियत का आईना होता है। अगर आप में किसी से बात करने की तमीज़ नहीं है तो फिर आप अपनी आला तालीमी डिग्रियों को भट्टी में झोंक दें, क्योंकि अच्छाई और बुराई में तमीज़ सीखना ही इंसान के तालीम याफ्ता होने का सबूत है। मरियम इस वक्त अपनी मखसूस आदत के मुताबिक दनाई का भरपूर मुजाहरा कर रही थी। ओके मारिया, मैं चलती हूँ। अगर आपको कोई भी काम हो तो आप मुझे बिला झिझक बता सकती हैं। एक्चुअली अभी मेरे पीरियड का टाइम हो रहा है ना। मरियम काफ़ी देर तक इस दो पौनी वाली लड़की से बातें करने के बाद इसके शाने पर हाथ रखती नरम लहजे में गोया हुई। थैंक्स अ लॉट मरियम, नाइस टू मीट यू। इंस्पेक्टर मारिया ने मरियम के सामने खुद को एक डरपोक सहमी सी लड़की के रूप में पेश किया। इंस्पेक्टर मारिया को भी ये भला मानस सी लड़की अच्छी लगी थी। मरियम से बातें करते हुए इससे किसी किस्म का कोई ख़तरा महसूस नहीं होता, इसलिए वो भी काफ़ी देर तक इसी के साथ ही महब गुफ्तगू रही। हेलो इंस्पेक्टर मारिया। अनजान नंबर से जेडी सर की आवाज़ सुनती मारिया फ़ौरन अलर्ट अंदाज में तनकर खड़ी हो गई। यस सर। इंस्पेक्टर मारिया ने फ़ौरन अपनी आवाज़ को बदलकर अपना वही मखसूस पुरअतमाद अंदाज अपनाया।
इंस्पेक्टर मारिया, जिस लड़के की इंक्वायरी के लिए आपको भेजा गया वो लड़का अब फिलहाल अरेस्ट हो चुका है। थोड़े दिनों के लिए आपको अपने इस मिशन को पेंडिंग करते हुए इस मुतलका लड़की का बायोडाटा इकट्ठा करना है ताकि हम बर वक्त इसकी मदद कर सके। कैन यू मैनेज ऑल दिस ईजली? जेडी ने इंस्पेक्टर मारिया को अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट में इस लड़की के बारे में मालूमात लेने के लिए कहा। यस सर, आई विल ट्राई माई बेस्ट। इंस्पेक्टर मारिया अब धीमे कदमों से चलती कॉरिडोर अबूर कर रही थी। ओके, गुड लक। जेडी को इसका अंदाज पहले से भी ज़्यादा पूरा एतमाद लगा, इसलिए चंद एक ज़रूरी हदायत देने के बाद फ़ोन वापस डिस्कनेक्ट कर दिया। इसका मतलब अब मुझे इस जावियार के आने तक का वेट करना पड़ेगा। मारिया पुरसोच अंदाज अपनाते हुए आगे बढ़ रही थी। उफ, ये मैं क्या सोच रही हूँ, वो मेरा कोई टीम मेंबर थोड़ी है जो इसके आने का वेट कर रही हूँ। मैं अपना हर काम खुद कर सकती हूँ। अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए मुझे जावियार के आने का इंतज़ार करने की कोई ज़रूरत नहीं। मारिया को जावियार धीरे धीरे अपनी सोचों पर काबज़ होता महसूस हुआ तो फ़ौरन खुद को सख्ती से डपट दिया और अब आगे बढ़ते हुए किसी ऐसे चेहरे को तलाश करने लगी जो इस लड़की को ढूंढने में इसकी मदद कर सके। बेड पर चित लेटी हुई हया छत पर लगी लाइट्स को खाली खाली निगाहों से देख रही थी। इसकी तबीयत अभी पूरी तरह ठीक नहीं थी। कल की निस्बत आज इसे वॉमिटिंग कम हो रही थी, वरना हसन साहब से ज़िद करके वो कल सुबह उठते ही हॉस्पिटल से वापस तो आ गई थी, मगर रात को फिर से वही सिलसिला दोबारा शुरू हो गया। इसलिए हसन साहब इसकी तबीयत को मज़ीद बिगड़ता देखकर फिर से हॉस्पिटल ले गए। इसलिए वो आजकल कॉलेज भी नहीं जा पा रही थी, क्योंकि कुछ देर पहले ही वो डिस्चार्ज होकर घर वापस लौटी थी। अब रिफ़त बेगम इसको कमरे में लिटाकर इसके लिए अपने हाथों से सूप बनाने गई थी। अगर तुम्हारा शौक़ पूरा हो गया तो चले नीचे, या फिर एक और टिकट ले आऊँ तुम्हारे लिए। ज़रार की सर्द आवाज़ से अभी तक अपने कानों की समातों में ज़हर घोलती महसूस हो रही थी। क्या बदतमीज़ी है, एक इंजेक्शन से तुम्हें क्या हो जाएगा? तब से देख रहा हूँ फजूल की ज़िद पर अड़ी हुई। अब की बार हया को आवाज़ के साथ साथ इसके चेहरे के सर तासरात भी याद आ गए। जाने क्यों इसकी आंखें तकलीफ़ के मारे नमी का शिकार हो गई। हया मेरी जान, उठो बेटे, ये थोड़ा सा सूप पियो, कल से आपने कुछ भी नहीं खाया। रिफ़त बेगम कमरे में दाखिल होते ही हया को लाड भरे अंदाज से मुखातब करने लगी। हया ने रिफ़त बेगम की आवाज़ पर हड़बड़ाहट के आलम में अपनी पूर्णम आँखें साफ़ की और फिर बमुश्किल खुद को तकिए का सहारा देती उठकर बैठने की कोशिश करने लगी। 1 मिनट रुको, मैं बिठाती हूँ। कितना पीला पड़ गया तुम्हारा चेहरा एक ही दिन में, ऐसे लग रहा है जैसे इस वॉमिटिंग ने तो तुम्हारा सारा खून ही चूस लिया। रिफ़त बेगम हया को तकिए के सहारे बिठाकर अपने हाथों से सूप पिला रही थी। बस मामा, और नहीं पीना, बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा। हया थोड़ा सा सूप पीने के बाद मुंह बसोड़ते हुए रिफ़त बेगम का सूप वाला हाथ थाम कर पीछे करने लगी। नहीं बेटा, ऐसे नहीं, अभी मेडिसिन भी लेनी है ना, इसके लिए आपको ये पूरा सूप पीना पड़ेगा। तुम्हारे बाबा और मरियम का भी अभी थोड़ी देर पहले फ़ोन आया था, तुम्हारा हाल चाल पूछ रहे थे। वो ऑफिस में जाने के बाद भी तुम्हारे लिए अपसेट हो रहे हैं। इधर मरियम भी अपना ज़रूरी टेस्ट देने के लिए कॉलेज तो चली गई, लेकिन इसे वहाँ भी तुम्हारी ही फ़िक्र हो रही है। हया का उदासी से भरा चेहरा देखकर रिफ़त बेगम इसको फ्रेश अप करने के लिए आस्तगी से मुस्कुराते हुए नरमी से भरपूर लहजे में गोया हो रही थी, और हकीकतन हुआ भी ऐसे ही था। इन सब के बारे में सोचते हुए हया ज़रार की सर्द निगाहों को यकसर भूल गई थी। अब ये मेडिसिन भी ले लो, फिर आप रेस्ट करना, शाम तक कोई भी आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। रिफ़त बेगम ने ज़बरदस्ती आधा बाउल सूप पिलाकर फिरते मोहब्बत से हया की पेशानी चूमते इसके हाथ में मेडिसिन दे दी। अब की बार हया ने चुपचाप मेडिसिन खा ली। हालांकि इसे बहुत ज़्यादा कड़वी लग रही थी, मगर वो कुछ बोल ही नहीं पाई। इसकी ये बेख्तियारी हरकत ज़रार की इन बातों के ज़ेर असर थी या फिर कुछ और, इसे खुद भी समझ नहीं आया। ओके, अब आप रेस्ट करो। रिफ़त बेगम ने इस पर अच्छे से कंफर्टर उड़ाया और फिर कमरे की सारी लाइट्स ऑफ करते हुए इसके आराम की घर से बाहर चली गई, क्योंकि वो अच्छी तरह जानती थी इस मेडिसिन में सुकून की भी एक टैबलेट थी, जिसे खाने के कुछ देर बाद इस पर फिर से नींद ने अपना गलबा डाल लेना था। हया की तेज़ी से बंद होती आंखों के सामने फिर से ज़रार का चेहरा गर्दिश करता महसूस हुआ था, मगर इस बार इसके चेहरे के सर्द तासरात में सर्द निगाहों की जगह एक अजब बेबसी थी। जब वो इस बच्चे को अपने साथ लगाए इसकी आया से इसके लिए लड़ रहा था। ना चाहते हुए भी हया ज़रार के इसी चेहरे के बारे में सोचते हुए कब नींद की हसीन वादियों में गुम होती चली गई, इसके वहमो गुमान तक को खबर न हुई थी। इब्राहिम साहब सोफ़े पर बैठे इस वक्त हाथ में मौजूद एक फ़ाइल को इन हमाक से देख रहे थे, जबकि इनके बिल्कुल साथ बैठा वलीद इस फाइल में मौजूद कागजात में से कुछ डिज़ाइन उलट पलट करने के दौरान इनको ब्रीफली डिस्कस भी कर रहा था। इब्राहिम साहब अपनी पुरसोच निगाहों समेत तमाम डिज़ाइंस को बारीक बीनी से देख रहे थे। आखिरी डिज़ाइन पर इनके चेहरे पर वाज़िया तमानियत की लहर दौड़ती महसूस हुई, जिसे देखकर वलीद को अंदर ही अंदर यकगुना सुकून का एहसास हुआ। वलीद ने हमेशा खुद को इब्राहिम साहब की शख्सियत की तरह ढालने की कोशिश की, क्योंकि वो बचपन से ही इनको अपना आइडियल मानता था। वलीद के चेहरे पर इस वक्त एक अलूही सी खुशी रक्स करती नज़र आ रही थी।
अगर कोई शख्स अपने आइडियल को देखते हुए नए सिरे से अपना कोई काम शुरू करे और फिर इसकी ज़िंदगी में एक दिन ऐसा भी आ जाए जब वो अपनी हद दर्जा जहानत और मेहनत की बदौलत इस मतलूबा मंज़र पर कदम रख ले जिसका इसने खुली आंखों से ख्वाब देखा, तो इस दिन इसके चेहरे पर हकीकतन खुशी के रंग फैलते दिखाई देते हैं। और फिर जब वही आइडियल आपके काम को सराहे तो इससे ज़्यादा खुशी का मौका इस शख्स के लिए कोई नहीं होता। इसे ऐसा महसूस होता है जैसे इसकी सालों की गई मेहनत का सिला आज इसे इस कामयाबी की सूरत में वसूल हो गया है। वेरी वेल डन वली, ग्रेट जॉब, माशाल्लाह। इब्राहिम साहब ने फ़ाइल को सामने मौजूद टेबल पर रखने के बाद इसकी वाज़ेह अल्फाज में तारीफ़ की, जिस पर वलीद हद दर्जा खुशी के मारे चहक उठा था। रियली अंकल, यू लाइक ऑल दिस डिज़ाइंस? वली अपनी आंखों का उजम मज़ीद फैलाया गया यकीनी कैफियत में घिरा हुआ लग रहा था, क्योंकि इसने हमेशा से देखा था अगर कोई जाना माना इंजीनियर इब्राहिम साहब के सामने अपना परफेक्ट डिज़ाइन बनाकर पेश करता तो भी उनकी उकाब निगाहों से डिज़ाइन में मौजूद छोटी सी छोटी कोताही भी माफ़ी नहीं रह पाती थी। वो इसके सामने इस गलती की निशानदेही करते इसको कुछ पलों के लिए शर्त रहने पर मजबूर कर दिया करते थे। बिल्कुल बेटे, एक आध गलती ढूंढने पर भी नहीं मिल रही। माशाल्लाह, बहुत परफेक्ट डिज़ाइन बनाया आपने। इब्राहिम साहब ने आहिस्तगी से मुस्कुराते साथ बैठे वलीद के सामने पर सराहती अंदाज में हाथ रखा। थैंक गॉड अंकल, मुझे तो लग रहा था आप ज़रूर इन डिज़ाइन में भी कोई ना कोई गलती ढूंढ कर निकाल ही लेंगे। और यही सब सोच कर मैं कल से अजद घबराहट का शिकार हो रहा था। वलीद ने अपना दिल में बैठा खदशा जाहिर करने के बाद बाकायदा ऊंची आवाज़ में तशक्कुर भरा सांस फिज़ा में खारिज किया, जिस पर इब्राहिम साहब भी इसकी इस बचगाना हरकत पर बेसाख्ता धीमे से मुस्कुरा दिए। देखना पड़ता है बेटा, लोगों के ट्रस्ट का सवाल है। वो हमारी कंपनी पर इतना ट्रस्ट करके हमें कॉन्ट्रैक्ट देते हैं तो फिर हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम इनके काम को परफेक्ट तरीके से सरअंजाम देकर इनके सामने रखें ताकि इन्हें किसी किस्म की कोई शिकायत का मौका ना मिले। इब्राहिम साहब अब संजीदा लहजे में गोया होने के बाद टेबल पर मौजूद चाय के कप को उठाते इसके हल्के हल्के सिप लेने लगे। जी अंकल, बिल्कुल ठीक कहा आपने। वलीद ने मुस्कुराते हुए इनकी बात की तायद किया। आप भी लो ना बेटे। इब्राहिम साहब ने चाय का कप बाकायदा वलीद के हाथ में थमाया। अभी वो दोनों यकबस्ता सोफ़े की पुश्त के साथ टेक लगाकर बैठने लगे तो अचानक सामने वॉल पर लार्ज साइज़ LED की स्क्रीन में एक चेहरा नज़र आया, जिसको देखते ही इब्राहिम साहब का रंग फक पड़ते एक पल के लिए मुतगय्यर हो गया था। वलीद भी शशतर सा बैठा TV स्क्रीन को ही घूरे जा रहा था।